बंद दिख रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो 2019 में नरेंद्र ने जो जादू किया, महाराष्ट्र में देवेंद्र का जादू भी वैसा ही असर दिखा रहा है। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। दिल्ली में नरेंद्र की तरह ही महाराष्ट्र में देवेंद्र की वापसी। सुपरहिट जोड़ी तोड़ेगी वोटिंग के सारे रिकॉर्ड। देवेंद्र का कमाल, पवार बेहाल, राज कंगाल। जश्न शुरू हो चुका है, ढोल नगाड़े बजने लगे हैं। विजय रथ तैयार हो रहा है क्योंकि इंडिया न्यूज पोल स्टेट एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी के सेनापति देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र फतह कर लिया है, वो भी सिर्फ अपनी पार्टी के दम पर। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 144 से 150 सीटें, शिवसेना को 44 से 50, कांग्रेस को 40 से 50 और एनसीपी को 34 से 39 सीटें मिलती दिख रही हैं। बात सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि वोट प्रतिशत की भी है, जिससे लगता है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र की आंधी चली है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी शिवसेना वाली एनडीए गठबंधन को 45.59% वोटों के साथ 194 से 203 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो यूपीए गठबंधन को मिल रहे 37.94% वोट से 8% ज्यादा है। राज ठाकरे की पार्टी मनसे को 2.98% वोट हासिल हो रहा है, मगर सीट एक भी नहीं। वहीं बाकियों के खाते में 13.49% वोट तो दिख रहे हैं, मगर सीट शून्य है। अब ये समझिए कि 2014 के मुकाबले कौन अर्श पर, कौन फर्श पर, कौन जहां का तहां खड़ा दिख रहा है। 2014 में बीजेपी को 122 सीटें मिली थी, जिसे इस बार 22 से 28 सीटों का फायदा दिख रहा है। वहीं पिछली बार 63 सीटों पर जीती शिवसेना को 13 से 23 सीटों का नुकसान। वहीं 2014 में 42 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस इस बार भी 40 से 50 सीटों के बीच दिखाई दे रही है, जबकि पिछली बार 41 सीटें जीतने वाली एनसीपी को 7 से 2 सीटों का नुकसान दिख रहा है। इंडिया न्यूज पोल स्टेट के अलावा कई दूसरी एजेंसियों और चैनल्स के एग्जिट पोल में भी महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी का कमल खिलता दिख रहा है। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 135 और शिवसेना को 88 सीटें, एक्सिस के एग्जिट पोल में बीजेपी को 116, शिवसेना को 64 और जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी शिवसेना को 139 और 85 सीटें मिलती दिख रही हैं। इस लिहाज से पोल ऑफ पोस्ट में बीजेपी 135, शिवसेना 71, कांग्रेस सिर्फ 31 और एनसीपी 35 सीटों पर सिमटती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एग्जिट पोल की आपने तस्वीर देखी। इंडिया न्यूज पोल स्टेट का एग्जिट पोल 24 तारीख को असल नतीजे, लेकिन उसकी संभावित तस्वीर क्या हो सकती है वो हमने आपके सामने रखा। हरियाणा की तस्वीर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हरियाणा में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। मौजूदा दौर में बीजेपी सरकार है, खट्टर सरकार है। एक बार फिर से इस सरकार को पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत 2014 की तुलना में कहीं ज्यादा। बीजेपी अकेले 75 से 80 सीटें, यानी बीजेपी का जो नारा था अब की बार 75 पार, बीजेपी उससे साकार करती दिख रही है। कांग्रेस सिर्फ 9 से 12, हो सकता है सिंगल डिजिट में सिमट जाए। इनेलो को 0 से 1, यानी ये भी हो सकता है कि इनेलो का खाता न खुले। जेजेपी को 1 से 3 और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं आ रही है। तो ये हरियाणा की बड़ी तस्वीर, प्रचंड बहुमत बीजेपी के हिस्से। बीजेपी अकेले जो उसका नारा था अब की बार 75 पार, इसी नारे के साथ बीजेपी लोगों के बीच गई, वोट मांगा। एग्जिट पोल बता रहा है कि जनता ने बीजेपी के नारे को स्वीकार किया। 75 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। इनेलो को 0 से 1 सीटें। कांग्रेस की स्थिति बुरी, सिंगल डिजिट में सिमट सकती है कांग्रेस। सिर्फ 9 से 12 वोट शेयर किस पार्टी का कितना हो सकता है वो भी आप देख लीजिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 42.72% वोट मिलता दिख रहा है, कांग्रेस को 28.99%, इनेलो को सिर्फ 3.33%, जेजेपी को 16.02 और अन्य के हिस्से 8.94% वोट। हरियाणा एग्जिट पोल में बीजेपी को बम्पर जीत।
हरियाणा एग्जिट पोल में विपक्षी पार्टियां हो गई चित। दिवाली से पहले हरियाणा में विपक्ष का दिवाला। तो हरियाणा में बीजेपी को 75 से 80 सीटों पर बम्पर जीत मिलने वाली है और एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी का दावा मजबूत होता दिख रहा है। साल 2014 में बीजेपी के खाते में 47 सीट आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने लंबी छलांग लगाई और लगता है कि दोगुनी सीटें हासिल करने वाली है। वोट फीसदी में बीजेपी को 10% का इजाफा होता दिख रहा है। 2014 में 33% वोट बीजेपी को हासिल हुए थे। इस बार के एग्जिट पोल में बीजेपी का वोट शेयर करीब 42% है। कांग्रेस अन्य सब पार्टियां हारी हुई बाजी को खेल रहे हैं और वो मैदान छोड़ चुके हैं और मैं आश्वस्त हूं कि हमारा जो टारगेट है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। 3/4 मेजोरिटी भी हम ले सकते हैं और सायंकाल तक जिस प्रकार से इंडिकेशन आएंगे वो आप सबको मिलेंगे और निश्चित रूप से 75+ जाएंगी या मैंने कहा कि अपना टारगेट हम पूरा करेंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में तमाम विपक्षी पार्टियों के हिस्से में हार ही नसीब हो रही है। कांग्रेस को सिर्फ 9 से 12 सीटें, INLD को 1, जेजेपी को 1 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। जो रुझान आए हैं, जो मेरे को फीडबैक आया है, उसके आधार पे हरियाणा में कांग्रेस बहुमत प्राप्त करने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है। सर, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रही है उन पर क्या प्रतिक्रिया है? मैंने बताया एग्जिट पोल में मैं यकीन नहीं करता हूँ, एग्जिट पोल में करता हूँ। एग्जिट पोल आएगा 24 तारीख को और लोगों में विश्वास है। मैं धरातल पे जुड़ा हुआ हूँ। जो मेरे पास जो खबरें आ रही है, जो फीडबैक आया, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। 2014 में कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी और INLD को 19 सीटें। एग्जिट पोल के मुताबिक सबसे बड़ा नुकसान INLD को होने वाला है। दूसरी एजेंसियों के एग्जिट पोल में भी हरियाणा में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलती दिख रही है। इन एजेंसियों के आंकड़े को मिलाकर देखें तो बीजेपी को 67, कांग्रेस को 11 सीटें मिल रही हैं। दूसरी एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक INLD का खाता खुलना भी मुश्किल है। इन एग्जिट पोल से तो यही लगता है हरियाणा में मोदी लहर कम नहीं हुई। चौटाला परिवार का खाता भी नहीं खुलेगा और हरियाणा में विपक्ष का पत्ता साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एग्जिट पोल के नतीजों की तस्वीर हमने आपके सामने रखी। विधानसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर महाराष्ट्र के नेताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। दिग्गजों ने सबसे पहले मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डालने की लोकतांत्रिक ड्यूटी पूरी की, क्योंकि चुनाव में एक एक वोट की कीमत होती है। महाराष्ट्र के अलग अलग मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंचे ये वो चेहरे हैं जिनके नाम पर सूबे की सियासत का मुकद्दर तय होना है। जनता भाग्य विधाता है, मगर वोट की जिस ताकत से किस्मत लिखी जाती है उसके इस्तेमाल को लेकर दिग्गजों में जबरदस्त उत्साह दिखा। नागपुर दक्षिण पश्चिमी सीट से उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस करीब 10 बजे पत्नी अमृता और मां सरिता फडणवीस के साथ वोट डालने पहुंचे और इस भरोसे के साथ कि महाराष्ट्र में दूसरी पारी उनकी ही है। अभी मैंने मेरे परिवार के साथ वोटिंग किया है। लोकतंत्र का ये महोत्सव महाराष्ट्र की विधानसभा के निमित्त से हमको दिखाई पड़ रहा है और मेरी जनता से अपील है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले। मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र में हम जिनको चुनते हैं उनसे अपेक्षाएं भी रखते हैं। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं अकोला में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लाइन में लगकर वोट डाला। बीजेपी नेताओं को यकीन तो यही है कि जनता टीम मोदी के साथ है। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम मना रहे हैं। हमारा सबका संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम हमारे मत का उपयोग करें। मैं सबसे पहले सभी भाई और बहनों से आह्वान करता हूं कि मैंने पूरे परिवार के साथ अभी वोटिंग किया है। आप सब लोग 6 बजे के पहले मतदान केंद्र पर आकर आपके मतदान का जो अधिकार है उसका कर्तव्य निभाइए और देश के लोकतंत्र को मजबूत करिए। पहले मंदिर फिर मतदान वाली ये तस्वीरें ठाकरे परिवार की हैं। पहले वर्ली से शिवसेना उम्मीदवार आदित्य ठाकरे और फिर MNS अध्यक्ष राज ठाकरे ने सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा की और फिर परिवार के साथ मतदान किया।
ठाकरे परिवार की ओर से पहला उम्मीदवार अखाड़े में है और परीक्षा की घड़ी में जनता का साथ मांगना तो बनता है। मैंने खुद मेरे परिवार के साथ मतदान किया है और सारे लोगों के लिए मैं यही कहता हूं, जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आप अवश्य मतदान करिए, क्योंकि ये मतदान सिर्फ अपने लिए नहीं, उज्जवल महाराष्ट्र के लिए। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सब मतदाताओं को। तो मुझे लगता है कि आज सीटों के बारे में नहीं, आज प्रचार के बारे में नहीं, ना कोई यात्रा के बारे में, आज सिर्फ लोगों को वोटिंग के लिए उतारना है। यही मेरी ख्वाहिश है और यही दरख्वास्त रहेगी सबसे कि आप वोटिंग के लिए आए, जिसको भी वोट देना है वो करे, लेकिन वोटिंग के लिए उतरे। अब वोटिंग को लेकर पवार परिवार का उत्साह देखिए। शरद पवार ने मुंबई में वोट डाला तो बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार ने बारामती में मतदान किया। बारामती से ही किस्मत आजमा रहे अजीत पवार का दावा है कि इस बार उनकी जीत रिकॉर्ड तोड़ वोटों से होगी। जितने डिफरेंस से जीत के आया हूं, उसका आज तक का जो भी हमारा लीड था उससे ज्यादा इस चुनाव में मैं जीत के आने जरूर आऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। ये स्टेट का इलेक्शन है और हम वोट सिर्फ विकास के नाम पे ही मांगे। हमेशा विकास ही हमारा एक ही ध्यास रहा है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और हमारे मित्र पक्ष। उधर कराड़ सीट से किस्मत आजमा रहे कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने मुंबई में वोट डाला। चौहान ने भी यही दावा किया कि इस बार सूबे में कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनेगी। We are sure that we will unseat the BJP Sena government and form alternate government under the leadership of Congress and NCP. हालांकि महाराष्ट्र की जनता सत्ता किसे सौंपने वाली है, इसका फैसला 24 तारीख को होगा, मगर दावों में कोई किसी से कमतर दिखने को फिलहाल तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हरियाणा की 90 सीटों पर आज खट्टर सरकार के कामकाज को लेकर जनता ने अपनी राय जाहिर कर दी। हरियाणा में बीजेपी ने 70 सीटों पर जीत का दावा किया है, तो कांग्रेस का कहना है कि इस बार वो सत्ता में वापसी करेगी। हरियाणा के दंगल में बीजेपी का मंगल। मनोहर बनेंगे हरियाणा के लाल या कांग्रेस का दिखेगा कमाल? नब्बे सीटों पर चलेगा मोदी मैजिक। हरियाणा की 90 सीटों के लिए करीब 1 करोड़ 80 लाख मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया। 24 तारीख को जनता का फैसला सामने आ जाएगा। क्या जनता ने मनोहर को अपना लाल चुना है या कांग्रेस करने वाली है कोई कमाल? वोटिंग के लिए मनोहर लाल खट्टर साइकिल से पोलिंग बूथ गए। इससे पहले खट्टर ने ट्रेन से सफर किया। ट्रेन में इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान दावा किया कि विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है और बीजेपी की जीत तय है। जब लड़ाई चालू हो जाए तो घुड़सवार को और सेनापति को बदलना नहीं चाहिए। इन्होंने चलते युद्ध में अपना घुड़सवार और सैनिक बदला है, इसके कारण से कुछ न कुछ इनको नुकसान ही होने वाला, लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर चुनाव की तैयारियां तो करने वाला जो महीने 2 महीने पहले का जो आदमी होता है वही करता है। इन्होंने उसी 2 महीने में अपना सब कुछ बदल दिया। इन्होंने चलते युद्ध में अपना घुड़सवार और सैनिक बदला है, इसके कारण से कुछ न कुछ इनको नुकसान ही होने वाला, लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर चुनाव की तैयारियां तो करने वाला जो महीने 2 महीने पहले का जो आदमी होता है वही करता है। इन्होंने उसी 2 महीने में अपना सब कुछ बदल डाला, इसलिए कांग्रेस के खेमे में एक असमंजस की जो स्थिति बनी। इतना ही है कि उनके कुछ इंडिविजुअल्स हैं, उनका अपना अपना जो स्थान है उसके ऊपर कुछ कर जाए तो कर जाए, जिन्हें तो पार्टी के नाते उनका कोई परफॉर्मेंस रहने वाला नहीं। कांग्रेस नेता और उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार को जनता नकारने वाली है। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की साख भी दांव पर है। पूर्ण बहुमत कांग्रेस का पूर्ण बहुमत आने जा रहा है। सर, एक लोग के सामने मुद्दे होते हैं, लेकिन नेता के जहन में क्या होता है जब जो लहर चल रही है कांग्रेस के पक्ष में, जो लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है उसके अनुसार हरियाणा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इनेलो से बगावत कर अलग पार्टी बनाने वाले अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला जेजेपी से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर से वोट करने गए।
आदमपुर से बीजेपी उम्मीदवार टिकटॉक क्वीन के नाम से मशहूर सोनाली फोगाट ने हिसार में मतदान किया। चरखी दादरी से बीजेपी उम्मीदवार बबीता फोगाट ने भी मतदान किया। हरियाणा के चुनावी समर में इस बार कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, इसीलिए बीजेपी ने चुनाव में धारा 370 जैसे मामले को मुद्दा बना लिया। हरियाणा में दोबारा मनोहर लाल को सीएम बनाने के लिए पीएम मोदी ने धुआंधार रैली की। इस बार बीजेपी ने 90 में से 70 सीटों पर जीत का दावा किया है। सबके अपने दावे हैं और अब इंतजार है 24 अक्टूबर का, जब हरियाणा की जनता का फैसला सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के साथ ही 18 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों को भी मोदी सरकार के इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें सबसे अहम होंगे यूपी की 11, बिहार की 5 और मध्य प्रदेश की 1 सीट के आने वाले नतीजे। एक सीट पर उपचुनाव से सांसद में कमलनाथ सरकार। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत के गई तो मुख्यमंत्री बदलने का काम हम करेंगे। 11 सीटों के नतीजों से यूपी में किसकी जय जयकार? बाढ़ त्रासदी के बाद क्या है बिहार की जनता का विचार? महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 सीटों के साथ सोमवार को 18 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले गए। जिन 53 सीटों के लिए उपचुनाव हुए उसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा की 11 सीट, गुजरात विधानसभा की 6 सीट, बिहार और केरल विधानसभा की 5-5 सीटें, पंजाब और असम विधानसभा की 4-4 सीटें, सिक्किम विधानसभा की 3, हिमाचल, तमिलनाडु और राजस्थान की 2-2 सीटें, 7 अन्य राज्यों की 1-1 सीट पर वोट डाले गए। मगर मध्य प्रदेश में एक ही सीट झाबुआ के लिए हुआ उपचुनाव कमलनाथ सरकार के लिए अग्नि परीक्षा बन चुका है, क्योंकि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ऐलान कर रखा है कि झाबुआ से कांग्रेस के चुनाव हारते ही वो कमलनाथ सरकार को गिरा देंगे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत के गई तो मुख्यमंत्री बदलने का काम हम करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस विधायकों की संख्या 114 है। सरकार बीएसपी के 2, एसपी के 1 और 4 निर्दलियों के समर्थन से चल रही है। वहीं विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 109 है। ऐसे में झाबुआ सीट हारने या जीतने से कमलनाथ सरकार पर कोई फर्क पड़ता इसलिए भी नहीं दिख रहा, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में भी यहां से बीजेपी के ही गुमान सिंह डामोर की जीत हुई थी। मई में डामोर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सीट खाली हुई। बीजेपी ने इस बार यहां से भानु भूरिया को मैदान में उतारा, जिनके मुकाबले कांग्रेस ने पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया को पहली बार विधानसभा चुनाव में उतारा है। बड़ी बात यह है कि झाबुआ में कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा खुलकर सामने आ चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों ने प्रचार से दूरी बनाए रखी, तो दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ की प्रतिष्ठा के लिए मोर्चा संभाले रखा, जिससे नतीजों के बाद सरकार गिरे न गिरे, कांग्रेस के अंदर कुछ विकेट जरूर गिरेंगे। यूपी में जिन 11 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ, उनमें से पिछली बार 8 सीटों पर बीजेपी और 1-1 सीट पर एसपी, बीएसपी और अपना दल के उम्मीदवारों की जीत हुई थी। इस बार यहां बीजेपी के साथ एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है, जिसके लिए अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में नतीजे चाहे कुछ भी हो, उसे योगी सरकार के कामकाज से जोड़कर देखा जाएगा। समस्तीपुर सहित किशनगंज, सिमरी, बख्तियारपुर, दरौंदा, नाथनगर और बेलहर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। एनडीए की तरफ से जेडीयू के 4 और बीजेपी के 1 उम्मीदवार, वहीं यूपीए की तरफ से आरजेडी के 4 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। कुछ दिन पहले राजधानी पटना सहित कई इलाकों में बाढ़ से नीतीश कुमार की सरकार कटघरे में खड़ी थी। ऐसे में नतीजों से गठबंधन के भविष्य और नीतीश सरकार पर जनता के विचार का भी पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त पर ब्रेक का, चलो वापस लौटते हैं।